Good morning, all of you. My name is Sunil Raj, and I will teach you aptitude and some reasoning topics for CSET. Are you comfortable with bilingual हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों, है ना? समझ जाते हो? ठीक है ना? चलिए. So I have 7-year experience in this field with some institutes like सुब्रा रंजन एंड डायस इंस्टीट्यूट दिल्ली, पता है आपको शायद. तो उसके अलावा प्रेप IAS एंड IBS इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, करियर पावर दिल्ली. ठीक है. तो अभी यही स्टूडेंट है या और भी आने वाले हैं स्टूडेंट्स? आएंगे अभी? अच्छा, इतने स्टूडेंट हैं. चलिए. तो CSET कैसा है, कैसा लगता है? हो जाता है? किस किस ने पहले दिया है पेपर, जैसे CSET अपीयर किया है आपने? कितने लोगों ने? ओके, बाकी सभी ने अभी तक नहीं अपीयर किया. ठीक है. तो कैसा लगा आप लोगों को? लास्ट ईयर अभी दिया है जो लास्ट हुआ था, कैसा था? लास्ट ईयर कैसा था? हो गया था या आपका हो गया था? और किसी का हुआ है पहले CSET? नहीं हुआ. चलिए. तो पहली क्लासेस लगी आपकी CSET की? कोई नहीं लगी, मतलब फर्स्ट टाइम आप अभी कर रहे हो तैयारी, है ना? चलिए. देखो, एक्चुअली क्या था कि 2016-17 से पहले कुछ भी नहीं आता था CSET में, बहुत इजी पेपर आता था. तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया UPSC ने. आपने देखा भी होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे ना, तो जब से CSET इंक्लूड किया है 2011 के बाद, जैसे कि जो पेपर्स हैं उनका लेवल देखोगे तो वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना? सो अब जो लास्ट पेपर आया है उससे भी काफ़ी, मतलब जैसे दिल्ली में भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट टाइप कुछ किया था कि आउट ऑफ सिलेबस डाला है. देखो, अब UPSC है, मुझे लगता है कि अगर आप ऑफिसर बन रहे हो और IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बन रहे हो, तो सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ तो टफ करेंगे ही वो. ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही उठा के कुछ भी दे देंगे और एग्ज़ाम दे दो आप लोग और हो जाएगा बस. ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है IAS का एग्ज़ाम वैसे भी, मतलब इंडिया में टफेस्ट एग्ज़ाम जो है उनमें से एक है ना? तो इतना इजी तो करेंगे भी नहीं वो. और मैं तो ये मानता हूँ कि स्टूडेंट, चलो ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीज़ें हैं जो चेंज कर देनी चाहिए UPSC को, बट आप लोगों को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. UPSC कुछ भी देगा, वो पेपर लेगा, वो सिलेक्शन के लिए कर रहा है. अगर मान लिया वो टफ बना रहा है तो किसी एक स्टूडेंट के लिए टफ नहीं है, दो के लिए टफ नहीं है, सभी के लिए टफ है. और कॉम्पिटिशन एग्जाम में मैं तो ये मानता हूँ कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर कोई चीज़ टफ हो रही है ना, टफ या ईजी कुछ होता ही नहीं है. एक बात बताओ, अगर आपने कोई कॉलेज का या कोई स्कूलिंग का एग्जाम देना है, वहां पे टफ आ जाए तो आपका क्या होगा? का मतलब मार्क्स कम हो जाएंगे आपकी, मतलब परसेंटेज कम हो जाएगी, वही चीज होगी ना. अब कंपटीशन एग्जाम में तो रैंक चढ़ता है, उससे मतलब ही नहीं है टफ का होना या इजी होना. अगर टफ हो रहा है तो वो सभी के लिए हो रहा है ना. जिसका फर्स्ट रैंक आएगा या आ रहा है जिसके एग्जाम में, उसके लिए भी तो टफ है ना, वो उसने भी तो क्लियर किया है ना. तो इस चीज से घबराओ मत कि टफ हो रहा है तो एग्जाम हम कर नहीं पाएंगे. बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा अभी आपको, पहले क्या था कि हम इजी वे में ले लेते थे CSET को कि कुछ नहीं है, हो जाएगा, लास्ट के 1 महीना पढ़ लिया, 15 दिन पढ़ लिया, उससे हो जाएगा. बट अभी आपको रेगुलर क्लासेस, रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी. ठीक है. सो वो जरूरी है. अगर वो करोगे तो कुछ भी नहीं है. CSET कुछ भी नहीं है. CSET के पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आज भी जो आ रहे हैं ना, वो इतने टफ नहीं है जितने बैंकिंग एग्जाम में आते हैं. कभी दिया आप लोगों ने बैंकिंग का एग्जाम? नहीं दिया? कभी अगर एक बार देख के देखना, कोई भी एग्जाम उठा के देखना, पता चल जाएगा आपको. ठीक है. बैंकिंग के एग्जाम है या मतलब SSC वगैरह के भी एग्जाम है, उनमें तो मैथ्स और रीजनिंग तो चलो SSC में तो कम आती है, बट बैंकिंग के एग्जाम में रीजनिंग ज़बरदस्त आती है. मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा आता है. वो देख लोगे तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों के होश उड़ जाएंगे. ठीक है. तो टफ मत समझो, कुछ भी नहीं है टफ. बस थोड़ा सा ये है कि आप लोगों को टॉपिक कवर करने हैं, सिलेबस को, और जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से कवर करने हैं, उनको थोड़ा पढ़ना है, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, और कुछ भी नहीं है.
ठीक है, आसानी से हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना करवाया जा रहा है क्लास में वो भी अगर अच्छे से आप कर लोगे, उनकी प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा सा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के एक बार कवर कर लो सिलेबस। अभी मत उठाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बस अगर आप देखना चाहते हो तो क्या आता है, किस टाइप का आता है, वो देख सकते हो आप लोग। लेकिन अगर आपने सोल्व करना है तो वो अभी मत करना, ठीक है। अभी एक बार जो क्लास में करवाया जाएगा उसको प्रैक्टिस करो, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे लगभग, उसके बाद आप पेपर्स उठा सकते हो, फिर पेपर उठा के आप कर लो जो भी है, ठीक है। सोल्व कर लोगे तो आ जाएंगे, वो सोल्व हो जाएंगे। और मेनली मैं आपको बताता हूँ कि कुछ टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है आप लोगों के लिए, सी सेट के लिए। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। आपको पता है अभी पिछले लास्ट जो पेपर हुआ है नंबर, ये जो सी सेट का, उसमें लगभग 18 टू 19 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम से रिलेटेड आए हैं, एक टॉपिक से। अब सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब नंबर सिस्टम को क्या कर रहे हैं, वो नंबर सिस्टम को अटैच भी कर रहे हैं दूसरे टॉपिक के साथ, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, दोनों को कंबाइन कर देंगे। और दूसरे टॉपिक्स है जैसे परसेंटेज हैं, उनके साथ रेशियो है, उनके साथ अटैच कर देंगे नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम की जो क्लासेज होंगी आपकी, उनको अच्छे से अटेंड करना, वो मिस मत करना कभी भी। दूसरा जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो इतना मुश्किल नहीं है, मतलब जैसे अभी लास्ट पेपर में जो भी आया है ना, वो एक्चुअली क्या है कि प्लस और 10th से अबो लेवल का नहीं था वो, मतलब वो मैनुअली कर सकते हैं हम उन क्वेश्चंस को। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने दिल्ली में जैसे कहा कि वो +1 +2 के जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उससे रिलेटेड, हाँ उनसे भी हो जाता है, उनके जो मेथड होते हैं +1 +2 में जो मैथ पढ़ा जाता है उससे भी हो जाता है, लेकिन मैनुअली भी कर सकते हैं हम, अगर हमें थोड़ा सा नंबर्स की नॉलेज है, क्योंकि नंबर सिस्टम में ही डाल देते हैं वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो भी है। तो अगर नंबर्स की नॉलेज है, थोड़ा बहुत अरेंज करने की नॉलेज है, ये चीज़ें ग्रुपिंग करने की नॉलेज है जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में होता है, अगर उसकी थोड़ी सी हल्की फुल्की नॉलेज है तो आप थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसमें, मैनुअली कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूला जो भी कंसेप्ट आपके +1 +2 में आते हैं वही आप यूज़ करो, ठीक है। तो एक तो परमुटेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हैं, ठीक है। और अभी तक ज्योमेट्री का ज़्यादा मतलब जैसे आया नहीं है अभी तक जितने क्वेश्चन हैं, बट हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ज्योमेट्री भी इंक्लूड कर सकता है यूपीएससी, ठीक है। ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री की भी कुछ कंसेप्ट जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, जो भी क्लासेस होंगी आपकी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो करें शुरू फिर, है ना। आज की क्लास में अभी कितने बजे तक क्लास रहेगी आपकी, टाइमिंग क्या है क्लासेस की? 7:30 to 9:30, 10 to 12, ओके, 4 आवर्स की क्लासेस रहती है। चलिए। आप सभी भुवनेश्वर से ही हो या फिर कहीं दूर से भी आए हुए हैं? यहीं से है लोकल सभी, बाहर से भी हैं? मतलब उड़ीसा से ही है सभी, है ना? तो चलिए।
चलिए तो आज की क्लास में हमें बेसिक परसेंटेज से शुरू करते हैं, ठीक है। सो परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए परसेंट, ये जो वर्ड है परसेंट, ये किससे मिलके बना है? देखिए आपको नेम से ही पता चल रहा है कि पर प्लस सेंट, सेंट मतलब सेंटम, सेंचुरी, जैसे कि आप समझते हो 100, ठीक है ना। पर 100 मतलब आउट ऑफ 100, कोई भी वैल्यू जो है वो आउट ऑफ 100 पर 100। तो अगर मैंने यहां पे लिखा कि 40%, इट मींस 40 आउट ऑफ 100, ठीक है। एक्चुअली परसेंटेज जो है ना, ये जो कंसेप्ट हमारे सामने आया है जब भी, ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये एक्चुअली कंपैरिजन के लिए आया है। मतलब हम वैल्यूज को कंपेयर कैसे करते हैं। देखो अलग अलग डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं वैल्यूज को कंपेयर करने के, डेटा को कंपेयर करने के, बट परसेंटेज वन ऑफ द मेथड है जो कि आपको इजी वे में कंपेयर करके दे सकता है वैल्यूज को। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसके 40 मार्क्स है आउट ऑफ 50 किसी एग्जाम में, ठीक है। एक स्टूडेंट बी है जिसके 170 मार्क्स है आउट ऑफ 200, ठीक है। अब ये इनकी परसेंटेज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, जैसे कि आप लोग लगा लो, आप लोगों ने अलग अलग फील्ड से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। किसी ने बीएससी किया है, किसी ने बीए किया है, किसी ने बीटेक किया है, बीकॉम किया है। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो कंप्लीट ग्रेजुएशन में है, टोटल मार्क्स जो आपका स्कोर बना है, वो आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो डिफरेंट रहे होंगे, है ना। अब अगर मान लिया मैं आप लोगों से पूछूं कि अलग अलग से कि आपका स्कोर क्या रहा होगा, तो आप मुझे क्या बताएंगे? परसेंटेज में आपका स्कोर बताएंगे या एक्चुअल आपके मार्क्स बताएंगे कि मेरे इतने मार्क्स आउट ऑफ इतने आए हैं? परसेंटेज में। क्यों? ऐसा क्यों? समझ रहे हो आप चीज? यानी कि देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लिया किसी स्टूडेंट ने कहा कि मेरे 2000 मार्क्स में से 1650 मार्क्स आए हैं, कोई कह रहा है मेरे 3000 मार्क्स में से, टोटल जो मैक्सिमम 3000 थे उसमें से मेरे 2700 मार्क्स आए हैं। तो इस तरीके से अगर आप बताओगे ना, तो मैं एनालाइज ही नहीं कर पाऊंगा, मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। मतलब इतना इजीली कंपेयर नहीं कर पाऊंगा कि कौन अच्छा स्कोर कर रहा है, ठीक है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। वही सेम चीज यहां पे है। अब जैसे अगर मान लिया मैं डायरेक्ट देखूं इन दोनों को, तो मैं थोड़ा सा मतलब इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं कि किसका अच्छा स्कोर है। आप चीज समझ रहे हो इस चीज को? तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बेस है ना, जिसमें आउट ऑफ मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स जो है, ये जो बेस है, इसे हम बेस बोलते हैं एक्चुअली, परसेंटेज की लैंग्वेज में बेस वैल्यू बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये जो बेस है ना, ये डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंट है, इसलिए हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर नहीं पा रहे हैं कि क्या किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर इस बेस को मैं दोनों का इक्वल बना दूं, इक्वल बनाने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं इसको भी क्या कर दूं, मतलब 200 कर दूं, जैसे 200 इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, ये भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 160 आउट ऑफ 200। अब दोनों का क्या हो गया, ये बेस सेम हो गया, तो अब हम इजिली बता सकते हैं कि किसने अच्छा स्कोर किया, बता सकते हैं ना। अब यही चीज है, अब मतलब मेन चीज ये हुआ कि जब जो बेस वैल्यू है ना, वो हम क्या बनाएं, 200 करें या दोनों का 50 करें, ये चीज कंफ्यूजन थी। तो क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली गई, और वो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी आपकी, 100। मतलब आप क्या किया गया, जब भी क्वांटिटीज को, जब भी बेसिक जो डेटा है आपको, अगर उसको कंपेयर करना है आपने, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली गई 100। यानी कि हम क्या करेंगे, सभी डेटा को आउट ऑफ 100 कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद चीजों को कंपेयर कर लेंगे। अब कोई भी कंपनी है या कोई भी मतलब डिपार्टमेंट है, वो अगर अपने कुछ भी डेटा को लिखता है, तो वो परसेंटेज में इसीलिए लिखता है ताकि वो चीजों को इजिली कंपेयर कर पाए एक दूसरे के साथ, ठीक है, रिलेट कर पाए।
तो वही चीज यही परसेंटेज है कि हमने क्या किया, शुरू में ही हमने क्या किया इनको कि एक 100 वैल्यू को अपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान के आउट ऑफ 100 हमने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही तो किया है, आपके स्कूलिंग में मार्क्स, स्कूल टाइम में मार्क्स आए हैं, किसी भी क्लास में आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स आए हैं, तो आपने हर बार क्या करना शुरू किया, परसेंटेज कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि आपकी परसेंटेज क्या बन रही है, सिर्फ इसीलिए ताकि आप अपने खुद के मार्क्स भी प्रीवियस ईयर या प्रीवियस क्लासेस से अपने नेक्स्ट क्लासेस के साथ कंपेयर कर पाओ या एक दूसरे के साथ कंपेयर कर पाओ। मेन चीज यही रहा है, ठीक है। एक रेशियो जो चैप्टर होता है वो भी एक्चुअल में एक तरह से कंपैरिजन ही होता है दो वैल्यूज का, ठीक है। बेसिक चीजें तो आपने पढ़ी है, और ये जो परसेंटेज है ये भी एक तरह से कंपैरिजन ही है, कंपैरिजन ही हम करते हैं वैल्यूज का, डेटा का, इसीलिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं। अब बात आती है कि ये परसेंटेज, देखिए यहां पे दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपके परसेंटेज के लिए, 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। वो क्या होंगे, एक तो ये होगा कि जैसे कि कोई भी वैल्यू आपको दे रखी है, फॉर एग्जांपल ऐसे बोला गया कि व्हाट इज x% ऑफ y, एक तो ये टाइप का क्वेश्चन, मैं बताऊंगा कि क्यों है ये 2 टाइप क्वेश्चंस। दूसरा है x इज what% ऑफ y। देखो, what is x% ऑफ y एंड सेकेंड इज what x is what% ऑफ y। मतलब एक में तो आपसे क्या पूछा गया, परसेंटेज पूछा गया कि जो x है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लिया मैं कहूं कि 40 जो है वो 50 का कितना परसेंट है, ये तो सेकंड क्वेश्चन, मतलब व्हाट इज 40 इज what% ऑफ 50, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि व्हाट इज 40% ऑफ 50, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, ये क्या है, जैसे कि इसका एग्जांपल लूं तो मतलब कि व्हाट इज 40% ऑफ 50, और सेकंड ये क्वेश्चन ये है कि 40 इज what% ऑफ 50, ठीक है। ये दो तरह के क्वेश्चन है। अब यही 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। या तो आपसे क्या दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा कि कोई परसेंटेज आपको गिवन होगी, वैल्यू पूछी जाएगी, यानी कि 40% क्या होगा 50 का। दूसरा ये कि आपको एक वैल्यू गिवन होगी, परसेंटेज में आंसर पूछा जाएगा कि 40 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। आपका आंसर किस में आएगा, यहां पे तो फिर परसेंटेज में आएगा ना। तो मेन चीज मैं बेसिक चीज जो ये देखिए, स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को एक बिल्कुल बेसिक सी चीजें समझाना चाह रहा हूं ताकि आपका बेस क्लियर हो, तभी आगे की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब यहां पे देखिए, ध्यान ये देना आपने कि जब भी आपको 40% यानी कि आपको परसेंटेज वैल्यू गिवन है, तो आपको वैल्यू एक्चुअल जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। मेन चीज ये है कि 40% ऑफ 50 कैसे कैलकुलेट करना है, 40% ऑफ 50 ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये इजीली आप लोगों को भी पता है कि हम क्या करते हैं। 40% का मतलब क्या होगा, 40 आउट ऑफ 100, 40/100 लिखते हैं, ठीक है। और ये जो बेस वैल्यू है यानी जिसका परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है वो मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या निकाल देते हैं, यहां पे एक्चुअल जो कि आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाती है। जैसे कि ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि जैसे कि 40 इज what% ऑफ 50। अब यहां पे आपको क्या करना है, देखिए 40 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। अब हमें देखो, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसमें क्या करेंगे, बेस वैल्यू को डिवाइड में, यानी कि जैसे आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट करते हो परसेंटेज में कि अगर आपके किसी एग्जाम में 40 मार्क्स है आउट ऑफ 50 तो कितना परसेंट है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 को, ठीक है। अब यहां से जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो क्या आ जाएगी, 80%। ये जो हमारा आंसर आया ये परसेंटेज में आया है आंसर, ठीक है। यही चीज है। अब 2 बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जब भी आपको परसेंटेज गिवन होगा तो ये जो बेस वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में जाएगी, ठीक है। और जब आपको परसेंटेज में कैलकुलेशन करनी यानी परसेंटेज में आंसर देना तो उस केस में हम बेस वैल्यू को डिवाइड में लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई 100 करके उसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे रेशियोज होते हैं वो रेशियोज में भी हम ऐसे ही करेंगे। आगे हम यूज करेंगे कुछ फ्रैक्शंस वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शंस के थ्रू में सारा कंप्लीट आपको ये है परसेंटेज जो चैप्टर है आपका, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा मैं परसेंटेज में जो मैं फ्रैक्शन पढ़ाने वाला हूं ना उस फ्रैक्शन से करेंगे हम। फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों,
ठीक है, फ्रैक्शंस अगर आपको आगे ना समझ में तो आपके लिए ना नंबर्स को मतलब उन नंबर्स का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो आप। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है, चलिए ये चीज यहां तक क्लियर हुई आपको, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखो, अब मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने बताया आपको कि मेनली जो है ना कंपैरिजन के लिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहाँ पे कंपैरिजन बेस्ड, उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, आपको पता होना जैसे कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी देखे हैं कि इफ P इज 20% लेस देन Q देन बाई व्हाट परसेंट Q इज मोर देन P, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेस वैल्यू। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बेस वैल्यू क्या होती है, यानी या तो जिसका हमें परसेंटेज कुछ कैलकुलेट करना है या जिस पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो हमारी बेस वैल्यू होती है, और वो कहां पे मल्टीप्लाई में जाएगी, कहां पे डिवाइड में जाएगी, और बेस वैल्यू क्या होगी ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं। ठीक है, उनको वन बाय वन मैं करवाऊंगा, बता दूंगा कि कैसे क्या कहां पे बेस वैल्यू कितनी यूज होगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो ये है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज ले ली, फॉर एग्जाम्पल A एंड B। ठीक है, A है हमारा 50, B है 40, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, और यहां पे कंपैरिजन के कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं वो 4 क्वेश्चन लिखूंगा, मेन 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, और वही आपके अगर वो आपको समझ में आ गए ना अच्छे से, तो ये जो कंपैरिजन के क्वेश्चंस है ना, वो कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज A इज व्हाट परसेंट ऑफ B। ठीक है, सेकंड B is what percent of A. Third is A is by what percent more than A. And fourth is B is by what percent less than B. ठीक है, अभी देखो मैंने आपको अभी इससे पहले मैंने बताया था कि दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक फर्स्ट था आपका कि व्हाट इज x परसेंट ऑफ y, सेकंड था x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। ये दो क्वेश्चन थे। अब क्या मुझे बता सकते हो कि देखो ये जो चारों क्वेश्चन है ये किस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, फर्स्ट टाइप वाले में या सेकंड टाइप वाले में? जिसमें सब में क्या पूछा गया, व्हाट परसेंट व्हाट परसेंट व्हाट परसेंट व्हाट परसेंट, यानी परसेंटेज में आपसे आंसर पूछा गया। तो वो कौन से टाइप के थे, सेकंड टाइप में, क्योंकि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, ऐसा था ना क्वेश्चन जो सेकंड वाला। मतलब ये चारों क्वेश्चन जो है वो सेकंड टाइप के हैं। मतलब इसमें आपको परसेंटेज में आंसर देना है। अगर परसेंटेज में आंसर देना है तो आपको ये पता है ना कि जब परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं तो बेस वैल्यू को डिवाइड में और मल्टीप्लाई 100 करते हैं। जैसे कि आप अपने मार्क्स के कि अगर 40 जो है वो 200 का कितना परसेंट है, तो इसका ऐसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज, बेस वैल्यू को हम डिवाइड में। अब इंपॉर्टेंट है कि बेस वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं वन बाय वन क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन A इज व्हाट परसेंट ऑफ B। अब मुझे बताओ, देखो ये पूछा गया कि A जो है वो B का कितना परसेंट है, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B। तो यहां पे बेस वैल्यू कौन है, A है या B है? सिंपल सी बात है, यानी कि A का परसेंटेज पूछा गया, लेकिन किस पे कैलकुलेट करना है, वो B पे कैलकुलेट करना है, ऑफ B। देखो जहां पे भी ऑफ B देन B ये चीजें यूज कर रही है ना, यानी कि ये वर्ड यूज किए जा रहे हैं ऑफ देन, इसका मतलब वही हमारी बेस वैल्यू। एक छोटी सी पहचान है ये, बट वैसे आपको लैंग्वेज से ही समझ में आ जाएगा कि यहां पे क्या पूछा गया, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, B का कितना परसेंट है, तो बेस वैल्यू कौन हुआ यहां पे, B। मींस A जो है वो B का बेस वैल्यू को डिवाइड में लिखेंगे, कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वैल्यू बताइए, A की क्या है 50, B की क्या है 40, और ये कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, जीरो से ये जीरो, सॉरी, ठीक है, 4 से ये 25, 25 इंटू 5, 125। सो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे, A इज 125% ऑफ B। क्लियर ना यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, कहां आ रहा है, ये सामने नहीं है,
फिर या तो इधर बैठ जाओ, तो इसको इधर आ जाओ, इस पे आ जाओ ना, दिखेगा नहीं तो समझ में कैसे आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो मुझे बताइए अब इस क्वेश्चन में बेस वैल्यू कौन है, ए है ना, सिंपल सी बात है। ए से ए का मतलब ए पे कैलकुलेट करना है ना, बी की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है किस पर, ए पर, ठीक है। सो बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए को बेस में लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। सो बी क्या है आपका 40, और ये 50 का कितना परसेंट रहेगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 इंटू 40 80%। आंसर क्या बन गया आपका, बी इज 80% ऑफ ए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ए इज बाई व्हाट परसेंट मोर देन ए, बी इज, सॉरी, अच्छा बी आएगा ना यहाँ पे, ए इज बाई व्हाट परसेंट मोर देन बी एंड बी इज बाई व्हाट परसेंट लेस देन ए, ठीक, ये चीज। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए इज बाई व्हाट परसेंट मोर देन बी। आपको नजर आ रहा है ना, यहां पे मैंने वैल्यू लिखी हुई है, ए इज मोर देन बी, नजर आ रहा है ना। तो ए जो है वो बी से बड़ा है, ज्यादा है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, देखो दो चीजें, एक तो होती है परसेंटेज वैल्यू, दूसरा होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। परसेंटेज मतलब जैसे हमने ये कैलकुलेट किया, ये परसेंटेज में गिवन है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ये है 50 और 40। अब अगर मैं लेस देन मोर देन यानी कि उनका कंपैरिजन कर रहा हूं यहां पे कि ए इज मोर देन बी, सो बाय हाउ मच, कितना, ए जो है वो बी से कितना ज्यादा है 10, ए इज 10 मोर देन बी, यही बात है ना। और अगर मैं ये पूछूं आपसे कि बी इज बाई व्हाट हाउ मच लेस देन ए, ये भी 10 है, ठीक है, 10 लेस। अब देखो यहां पे डिफरेंस तो दोनों का, एब्सोल्यूट वैल्यू में तो डिफरेंस दोनों का सेम है, मतलब ए जो है वो 10 मोर है बी से, ठीक है, और बी इज लेस देन ए बाई 10, ठीक है। लेकिन यहां पे परसेंटेज चेंज हो जाएगी, अगर मैं कहूं कि कितना परसेंट कम है, ये ज्यादा है बी से ए, या फिर बी जो है वो कितना परसेंट लेस है, दोनों की परसेंटेज डिफरेंट आएगी। इसका रीजन क्या है, बेस वैल्यू, जो मैंने अभी बताया आपको। सिर्फ बेस वैल्यू की वजह से ही ये परसेंटेज डिफरेंट आ जाती है। अब कई बार जैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं ना, P इज 20% लेस देन Q, देन बाई व्हाट परसेंट Q इज मोर देन P, तो हम सोचते हैं कि हाँ वो 20% लेस है तो वो 20% ही ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है कभी भी, ठीक है। यही मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये क्यों होगा ये ध्यान दीजिए। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि A इज बाई व्हाट परसेंट मोर देन B, B से कितना ज्यादा है, तो B से 10 मोर है, ठीक है। बट ये किससे ज्यादा है 10, B से, तो यहां पे ये जो 10 ज्यादा है ना, मोर है ना, एक्स्ट्रा है ना, तो इसका जो हमें परसेंटेज, इस 10 का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट ज्यादा है। बट इसके लिए बेस कौन बनेगा, A बनेगा या B बनेगा, यही तो कंफ्यूजन है ना, मतलब यही तो हमारे लिए क्लियरिटी होनी चाहिए कि बेस कौन बनेगा। अब यहां पे बेस कौन बनेगा, क्योंकि हम यहां पे ए को बता रहे हैं कि कितना परसेंट ज्यादा है किससे, बी से, बी से कंपेयर किया जा रहा है यहां पे, तो बेस जो होगा वो बी बनेगा ना कि ए। तो यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा कि ये 10 मोर है ए किससे, बी से, तो b को बेस में लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे यहां पे, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 10 डिवाइड बाय b की वैल्यू 40 है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 25%, 25%। सो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a इज 25% मोर देन b, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया b इज बाई व्हाट परसेंट लेस देन a। अब देखो b जो है ना वो 10 लेस है, ठीक है, लेस तो 10 है, डिफरेंस तो वही है ना, वो 10 मोर है, ये 10 लेस है, लेकिन परसेंटेज, इस 10 का परसेंटेज क्या आएगा। अब यहां पे बताइए b इज 10 लेस देन a, तो बेस कौन बनेगा, a बनेगा, यहां पे बेस a बनेगा हमारा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या हो गया, देखिए ये 10 लेस है, किससे लेस है, ए से, यानी कि 50 से, ठीक है। और कितना परसेंट हो जाएगा ये, तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20%।
अब देखो हमारा जो यहां पे आंसर बनेगा फोर्थ का, B इज 20% लेस देन ए। आ गया ना हमारा डिफरेंट, यहां पे 25%, ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 20% लेस देन ए। परसेंटेज हमारा डिफरेंट आया, किसकी वजह से आया ये? सिर्फ बेस वैल्यू, यानी कि यहां पे हमारी बेस वैल्यू क्या थी? 40 थी, और यहां पे हमारी बेस वैल्यू जो है 50 है। तो इंपॉर्टेंट इज दिस, इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि आपने बेस वैल्यू की पहचान करनी है। जब भी आप कंपैरिजन के कोई भी क्वेश्चन करो, इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैं अभी बता रहा था, P इज 20% लेस देन Q एंड देन Q इज बाई व्हाट परसेंट मोर देन P, इस टाइप के जो क्वेश्चन करोगे आप, उन क्वेश्चंस में आपको यही तो देखना है कि हमारा बेस क्या बन रहा है। जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पे हमारा बेस क्या बन रहा है, मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको बेस वैल्यू देखनी है। ठीक है, अब यहां पे देखो एक और चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, देखो ध्यान देना। देखिए कोई भी नंबर जो होता है ना, कोई भी वैल्यू है, वो अपने आप में कितना परसेंट होती है? अपनी खुद का कितना परसेंट होती है? 100% होती है, सिंपल सी बात है ना। खुद का कोई भी वैल्यू, जैसे अगर मैं कहूं कि 50 जो है वो 50 का कितना परसेंट होगा? 100% होगा ना। मतलब कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू जो है वो खुद का, अपना खुद का हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए a इज 125% ऑफ b। a जो है वो b का 125% है। a b का तो 125% है ना, लेकिन b खुद का कितना परसेंट होगा? अब देखो b खुद का जो b है वो तो 100% है ना अपने आप का, और a b का कितना परसेंट है? 25%। अब यहां पे बेस b है, b खुद का तो 100% होगा ना। बेस जो होता है वो अपने आप में, एक तरह से हम बेस वैल्यू को 100% ही लेते हैं। ठीक है, अब b अपने आप का 100% है, a b का कितना परसेंट हो गया? 25%। तो मुझे बताओ a जो है वो b से कितना परसेंट ज्यादा हो रहा है? डिफरेंस दिख रहा है ना आप लोगों को? 25%, यही तो है। देखो a इज 25% मोर देन b। बात समझ में आ रही है? अगर मान लिया आपको मैं कहूं कि p इज 140% ऑफ Q, P is 140% of Q, then P is by what percent more than Q? 40%, simple. P is 130% of Q, then by what percent P is more than Q? 30%. P is 85% of Q. P is 85% of Q, then P is by what percent less than Q? 15%। समझ रहे हो इस चीज को? समझ रहे हो ना? यही चीज है इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं कहूं कि P जो है वो 85% है Q का, तो सिंपल सी बात है 100 से 15 लेस है ना वो, तो इसका मतलब वो 15% लेस है, क्योंकि Q जो है वो अपने आप में 100% है। अगर P उसका 85% होगा तो इट मींस P इज 15% लेस देन Q। और अगर P है वो जो 110% होगा Q का, तो इट मींस Q तो अपने आप में 100% है, तो वो उससे 10% मोर हो जाएगा। बात समझ में रहे हो इस चीज को? ठीक है, यहां पे भी ऐसे ही आपने ध्यान देना है। देखिए ध्यान दो, जैसे कि अगर चलो मैं B का और देख लेता हूं। देखो B इज 80% ऑफ A, A अपने आप में कितना परसेंट है? देखो यहां पे जो बेस है ना उसी को हमें 100% लेना है एक बार। A जो है 100% है और B कितना हो गया A का? 80%। तो B जो है वो A से क्या हुआ? लेस हुआ ना। कितना परसेंट लेस हुआ? 20% लेस। तो यही तो लिखा हुआ, देखो B इज 20, सॉरी ये 20 आएगा ना। B इज 20% लेस देन A। समझ रहे हो इस चीज को? अब अपोजिट आ जाओ। अब इन दोनों क्वेश्चन से इनका भी आंसर हम देख सकते हैं। देखो यहां पे ध्यान दीजिए, A इज 25% मोर देन B। A जो है वो 25% ज्यादा है B से, तो B अगर अपने आप में 100% है तो A इससे 25% ज्यादा होगा, तो इसका मतलब B का कितना परसेंट होगा? ये 125% होगा ना। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने कहा, आपको ध्यान से सुनना, P इज 20% मोर देन Q, P इज 20% मोर देन Q, देन P इज बाई व्हाट परसेंट ऑफ Q? 120%। ठीक है, अगर P Q से 20% ज्यादा है
तो Q का P जो है वो 120% हो गया ना। इफ P इज 30% लेस देन Q, देन P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q? 70%। कोई भी वैल्यू जो है अगर वो 10% ज्यादा है तो यानी कि उस दूसरी वैल्यू से जिससे वो 10% ज्यादा है तो उसका वो 110% हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू 10% लेस है तो इसका मतलब वो उससे 10% लेस होने का मतलब वो 90% हो जाएगी उस वैल्यू का। बात समझ में आ रही ना? ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपने समझना है। यहां पे भी देखिए ए जो है वो अपने आप का अगर 100% है, ठीक है, तो बी जो है वो 20% लेस है, तो इसका मतलब बी जो है इसका ए का कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। बात समझ में रहा? ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस जो आपको इसी तरीके से करने हैं। देखो मैं एक बार एक दो एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखे हैं P इज 25% लेस देन Q, और क्वेश्चन है आपका बाय व्हाट परसेंट Q इज मोर देन P। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। P इज 25% लेस देन Q, बाय व्हाट परसेंट Q इज मोर देन P। अब देखो P जो है वो Q से कम है, लेस है 25%, तो Q तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा ना, मोर होगा। तो कितना परसेंट होगा? तो ऐसे केस में हमें सबसे पहले क्या करना होता है? देखो ध्यान दीजिए, P इज 25% लेस देन Q, तो बेस कौन है यहाँ पे? एक्चुअली में अगर ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए जब हमने बेस वैल्यू ली होगी तो वो बेस वैल्यू किसकी होगी? वो Q की होगी ना। तो आप क्या करोगे, हमेशा जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो यहां ऐसे क्वेश्चन में तो जो बेस है उसको आप 100 लीजिए, उसको 100 एज्यूम कीजिए। तो P हमारा 100 है। जैसे मैंने बताया कि आपको बेस वैल्यू को हमेशा मोस्टली आपको क्या करोगे? 100 ही एज्यूम करोगे। वो अलग बात है, जब हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे मैं आगे बताऊंगा कि कुछ और वैल्यू भी हम एज्यूम कर सकते हैं उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप 100 एज्यूम करोगे। अब Q क्या है? 100 है। अब आपको पता है P इज 25% लेस देन Q। अब अगर P 25% लेस है किससे? Q से, तो आपको पता है अब 100, हम पहली बात तो ये बताओ मुझे 100 ही हम क्यों एज्यूम करते हैं? 100 ही इसलिए एज्यूम करते हैं क्योंकि 100 का कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत आसान है हमारे लिए, इजी है। क्योंकि अगर मैंने कहा 100 का 20% क्या आएगा तो 20 आएगा, 100 का 63% कितना आएगा? 63 आएगा, 100 का 12.5% कितना आएगा? 12.5 ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है देखिए 25% लेस है, तो इसका मतलब 100 का 25% कैलकुलेट करेंगे तो 25 आएगा, 25 लेस करेंगे तो P कितना हो जाएगा? 75। अब आपसे यू पूछा गया कि Q इज बाई व्हाट परसेंट मोर देन P। अब कितना ज्यादा है ये? 25 मोर, बट ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू, हमें इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि 25 ज्यादा है, Q मोर है किससे? P से। सो P हमारा क्या होगा? बेस होगा। तो यहां पे हम P को बेस लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। सो ये 1/3, 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 33.33% आ जाएगा, या 33 एंड 1/3% आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा आंसर आ जाएगा Q इज 33.33% मोर देन P, ठीक। परसेंटेज डिफरेंट आ रहा है ना, वहां पे 25% था, यहाँ पे 33.33% आ रहा है। तो परसेंटेज हमेशा डिफरेंट आएगा जब भी एक दूसरे को ऐसे कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। रिवर्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे केस में हमेशा परसेंटेज डिफरेंट आएगा, और वो परसेंटेज डिफरेंट क्यों आएगा वो आपको पता चल गया कि बेस वैल्यू की वजह से। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे बेस वैल्यू हम क्या लेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चंस करें अभी। नजर आ रहा है क्वेश्चन? क्लियर दिख रहा है क्या? बताओ फिर। ये P इज 25% लेस देन, अच्छा ये तो हो ही गया ना, यही था ना क्वेश्चन ये तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। A earn 50% more than B and B earn 20% less than C. By what percent less or more does C earn than A? इसको कैसे करोगे? यहां पे 3 क्वांटिटीज को कंपेयर कर रखा है एक दूसरे से। थोड़ा ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूं कैसे करेंगे, ठीक है।
समझ में तो आ रहा है ना जो समझा रहा हूं? जवाब तो दो, साथ के साथ जवाब देते रहोगे ताकि मैं भी समझूं कि मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ऐसे नहीं। जितना अच्छा रिस्पॉन्स करोगे इतना अच्छा और पढ़ाऊंगा मैं। ये हर टीचर के साथ होता है। स्टूडेंट जितना अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं ना टीचर का, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है पढ़ाने में, और फिर और अच्छे से पढ़ाया जाता है। चलो देखते हैं, मुझे ध्यान नहीं है इसका आंसर क्या है। चलो करें, देखो ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि बेस हमें एज्यूम करना होता है कि बेस क्या होगा। अब ये 3 वैल्यू, 2 वैल्यू होती है तो पता होता है कि किसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, तो वहां पे उसी को हम बेस एज्यूम कर लेंगे। लेकिन यहां पे तीनों को एक दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है, तो मेन चीज क्या है कि कौन किस पे डिपेंड है ये देखना है। देखो ए इज 50% मोर देन बी, यानी ए जो है वो 50% मोर देन बी है। मींस ए बी पे डिपेंड है, क्योंकि अगर बी का हमें पता है कि वो कितना अर्न कर रहा है, तो ये इससे 50% ज्यादा अर्न कर रहा है। तो जैसे अगर बी 100 रुपीज अर्न कर रहा है तो ये 50% ज्यादा यानी कि 150 अर्न कर रहा है। अगर बी जो है 1000 अर्न कर रहा है तो वो 50% ज्यादा यानी कि 500 ज्यादा हो जाएगा, 1500। तो कहने का मतलब ये है कि ए की जो अर्निंग है वो बी पे डिपेंड कर रही है ना। अगर बी जितना अर्न करेगा उससे 50% ज्यादा अर्न करेगा वो। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट, बी अर्न 20% लेस देन सी, और बी जो है वो 20% लेस अर्न कर रहा है किससे? सी से। अब बी की अर्निंग सी पे डिपेंड कर रही है कि जितना सी अर्न करेगा उससे 20% लेस अर्न करेगा कौन? बी। और जितना बी अर्न करेगा उससे 50% ज्यादा अर्न करेगा ए। तो कहने का मतलब है यहां पे हमें 100 किसकी अर्निंग एज्यूम करनी चाहिए? सी की। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर हमें सी का पता होगा तो बी का कैलकुलेट हो जाएगा, बी का पता होगा तो ए का कैलकुलेट हो जाएगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सी की अर्निंग एज्यूम करनी है, जो कि हम 100 एज्यूम करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सी अर्न 100 रुपीज, सो बी अर्न 20% लेस देन 100। सो इसका 100 का 20% कैलकुलेट किया जाएगा तो वो 20 रुपीज आएगा। 20 लेस अर्न करने का मतलब बी कितना अर्न करेगा? 80 अर्न करेगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद बी अगर 80 अर्न कर रहा है तो ए कितना अर्न कर रहा है? 50% ज्यादा, मोर। किसका? 80 का। तो 80 का 50% कैलकुलेट होगा ये 50% किसका? 80 का। तो 80 का 50% कितना होगा? 40। सो 40 ज्यादा अर्न करने का मतलब ये कितना अर्न कर रहा है? 120 अर्न कर रहा है, क्योंकि 40 ज्यादा होगा ना, ये इसका 50% इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। सो 40 ज्यादा अर्न करने का मतलब 120 अर्न कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? बाई वट परसेंट लेस और मोर डज सी अर्न देन ए। जो सी है वो कितना परसेंट ए से लेस या मोर अर्न कर रहा है? ठीक है, सो सी जो है वो सी का पूछा गया है, कितना परसेंट लेस और मोर अर्न कर रहा है किससे? ए से। तो यहां पे बेस कौन होगा? ए होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो बेस ही लिख लो, बेस 120 होगा। तो कितना ज्यादा अर्न कर रहा है ये या कम अर्न कर रहा है? 20 लेस अर्न कर रहा है ना, यहाँ पे कितना? 20 लेस अर्न कर रहा है। तो इसका मतलब 20 का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। 20 लेस अर्न कर रहा है किससे? 120 से। तो कितना परसेंट आएगा? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 1/6, और 6 को डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा 16.66%। और लेस सी अर्न 16.66%, और 16 एंड 2/3%, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो
ठीक है, लेस देन ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका ये आंसर था वो सही है। क्लियर, समझ में आया ये चीज, है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? हो जाएगा ना? चलो फिर जल्दी लिखो इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ मुझे। हो गया? ये बताओ, एज इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, विच इज 10% मोर देन सीज इनकम। If D's income is 25% less than A's income, then D's income is what percent of C's income? समझ में आ रहा है ना? लेंदी है, आसान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो इसको अच्छे से और कोशिश करो करने की इसको। सेवन 6%, शायद ये तो नहीं आंसर है। 83%, 83 पॉइंट समथिंग। चलो देखते हैं, मुझे थोड़ा याद नहीं है इसका आंसर। करें? चलो देखो ध्यान दे, एज इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। चलिए यहाँ पे 4 लोग हैं, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, एज इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी बी से 20% ज्यादा है, तो ए की इनकम बी पे डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद 10 विच इज 10% मोर देन सी, यानी ये बी की बात कर रहा है, विच इज 10% मोर देन सी, यानी बी की इनकम जो है वो सी से 10% ज्यादा है, तो यानी बी की इनकम सी पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट, इफ डीज इनकम इज 20% लेस देन ए, अब जो डी की इनकम है वो ए से 25% लेस है, तो यानी डी की इनकम ए पे डिपेंड कर रही है। अब देखो ध्यान दीजिए, सी की इनकम बी पे, सॉरी सी की इनकम पे बी की डिपेंड कर रही थी। ठीक है, बी की इनकम पे ए की डिपेंड कर रही है और ए की इनकम पे डी की इनकम डिपेंड कर रही है, तो क्या यानी कि हमें किसको एज्यूम करना पड़ेगा? सबसे पहले सी को। बात समझ में आ रही है? बस यहाँ पे यही रिलेशन देखना आपकी, किसकी इनकम किस पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले बेसिक जो सब स्टार्टिंग में, यानी कि देखो यहां ध्यान दीजिए कि ए की इनकम जो है वो बी पे डिपेंड कर रही है, बी की इनकम सी पे डिपेंड कर रही है और डी की इनकम ए पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब सी को ही हमें एज्यूम करना पड़ेगा 100। सी को 100 एज्यूम कर लो। मींस अगर सीज इनकम इज 100, देन ये सेकेंड लाइन देखिए, विच यानी बी इज 10% मोर देन सी, तो जो बी की इनकम है वो 10% ज्यादा है किससे? सी से, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी?
110 हो जाएगी ना, किसका 10% 10 ही आएगा और 10 ज्यादा मीन्स 110। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एज इनकम इज 20% मोर देन बी। ए की इनकम जो है वो बी से 20% ज्यादा है, तो 20% किसका कैलकुलेट होगा? 110 का। अब एक बात देखो यहां पे ध्यान दीजिए, इसका 10% तो 11 हो जाएगा, ये तो समझते हो ना, 10% का मतलब 10th पार्ट। ठीक है, 10% 11, 20% इसका डबल कर दीजिए 22, सो 22 ज्यादा होगा यहाँ पे। कितना ज्यादा होगा? 22 मोर। ठीक है, सो 22 मोर मीन्स ये 22 ऐड करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 132। सो एज इनकम इज 132। नाउ इफ डीज इनकम इज 20%, 25% लेस देन एज इनकम, यानी डी की जो इनकम है वो 25% लेस है, 25% लेस। अब मेन चीज ये है कि इसका 25% कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। अब आप अगर ध्यान से देखो तो 25% का मतलब होता है 1/4, है ना? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, 1/4, 1/4 यानी 4th पार्ट। इसका 4 से डिवाइड कर दो, इसको कितना आएगा? 4 3 जा 12, 4 3 33 आ रहा है। सो 33 क्या हो जाएगा? इसकी लेस है ना, सो इसमें से 33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 99, यानी डीज इनकम इज 99। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देन डीज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ सीज इनकम। अब जो डी की इनकम है ना वो सी की इनकम का कितना परसेंट है? अब यहां पे लेस देन या मोर देन ऐसा नहीं पूछा गया। ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन बताए थे, जो 4 क्वेश्चन मैंने लिखे थे कंपैरिजन के, उनमें मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन थे कि ए इज बाई व्हाट परसेंट मोर देन बी या बी इज बाई व्हाट परसेंट लेस देन ए। लेकिन स्टार्टिंग के पहले 2 क्वेश्चन थे वो क्या थे? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी या बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो यहां पे ये पूछा है कि डीज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, लेस देन या मोर देन नहीं पूछा, कितना परसेंट है। तो डी की जो इनकम है वो क्या है? 99 है। किसका कैलकुलेट करना है? सी की इनकम का कितना परसेंट। तो सी की इनकम तो 100 है और इसका कितना परसेंट हो जाएगा? ये हाउ मच परसेंट? 99%। ठीक है, सो आपका आंसर आएगा 99%। डीज इनकम इज 99% ऑफ ए। ठीक है, कहां गलती की थी? बेस वैल्यू में है 90। अच्छा चलो, ये क्लियर हुआ सबको? देखो बेस वैल्यू का मतलब ये है कि देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? डीज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, यानी डी की इनकम जो है वो सी की इनकम का कितना परसेंट है। तो अच्छा, कंसीडर किसको करना है? मैं वही तो कह रहा हूं। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन में पढ़ो, एज इनकम इज 20% मोर देन बी, यानी ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, यही दे रखा है ना। तो सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि बी की इनकम पे डिपेंड कर रही है ना ए की इनकम, कि ए की इनकम, जैसे मान लिया अगर मैं कहूं कि आपकी इनकम मेरे से 20% ज्यादा है, तो मतलब मैं जितना अर्न कर रहा हूं उससे 20% ज्यादा है, तो अगर डिपेंड मेरे ऊपर है ना कि मैं कितना अर्न कर रहा हूं, तभी आपकी इनकम आएगी कि 20% ज्यादा है। तो यही चीज यहां पे है कि बी, ए की इनकम 20% ज्यादा है किससे? बी से, तो बी पे डिपेंड कर रही है ना ए की इनकम। तो मतलब अगर या तो हम एक बी की इनकम को एज्यूम करें तब ए की इनकम आएगी। लेकिन अब ये भी तो देखो ना, यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए नेक्स्ट लाइन में कि विच का मतलब बी की बात कर रहा है। बी इज 20%, 10% मोर देन सीज इनकम, यानी बी की इनकम जो है वो सी की इनकम से 10% ज्यादा है। तो अब बी की इनकम जो है वो सी की इनकम पे डिपेंड कर रही है, तो क्यों ना हम सी की इनकम एज्यूम कर लें, फिर ए बी की आ जाएगी और बी की आ गई तो फिर ए की आ जाएगी। तो ऐसे हमें कनेक्ट करना है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या दे रखा है? अगर नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिखा होता ना कि डीज इनकम इज 25% लेस देन सी, ठीक है, या फिर ये लिखा होता कि सीज इनकम इज 25% लेस देन डी, तो फिर ये हम क्या करते? डी को एज्यूम करते। बट अब ये कहा कि डी की इनकम तो ए पे डिपेंड कर रही है, ए से 25% लेस है, तो अब ए की इनकम बी पे डिपेंड कर रही है, बी की इनकम सी पे डिपेंड कर रही है, तो हमें फाइनली हमें किसको एज्यूम करना पड़ेगा? सी को एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, बस वो रिलेशन देखना, आपने कनेक्ट करना है एक दूसरे से, कि हमें एज्यूम करने को कहीं पे भी किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं हम, लेकिन वो प्रॉब्लम यही आ जाएगी अगर मान लिया आपने बी को एज्यूम कर लिया 100, ठीक है, ये तो 20% यानी 120 आ जाएगा। अब इसका क्या करोगे? सी को कैसे कैलकुलेट करोगे? रिवर्स में कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है,
रिवर्स वाला फिर वही पता है आपको, ये पता है कि अगर ये यहां पे बी की इनकम जो है वो सी से 10% ज्यादा है, तो ये तो है नहीं कि ये 10% लेस होगी, ये तो डिफरेंट आएगी ना परसेंटेज। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर बी की इनकम सी से 10% ज्यादा है, तो अगर हमें रिवर्स में इधर कैलकुलेट करना है, यानी बी की इनकम हमें पता है, तो हमें यह देखना पड़ेगा ना कि सी की इनकम बी से कितना परसेंट कम है। तो वो यहां पे ज्यादा यूं था, और ये रिवर्स में कैलकुलेट करने के, रिवर्स में तो परसेंटेज डिफरेंट आएगी, तो 10% लेस तो कर नहीं सकते हम, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी को नहीं बल्कि सी को एज्यूम करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा हमें कि किसे हमें एज्यूम करना चाहिए, ठीक है। रिवर्स में मैं बताऊंगा कि रिवर्स कैसे होता है। अगर ये चीज है कि ये जैसे अभी हमने क्वेश्चन भी किया था, पहला क्वेश्चन जो था P इज 25% लेस देन Q, और उसके बाद हमने देखा था कि Q इज बाई व्हाट परसेंट मोर देन P, वो रिवर्स में हमारा कितना आ गया था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 16.66% आया था ना शायद, हाँ। तो वो हमें ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है कि 25% लेस का रिवर्स क्या होगा, 16.66% मोर, ये रिवर्स बनेगा, ठीक है। तो वो चीज हम आगे करेंगे जब हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ये चीज क्लियर हुई, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, ठीक है। आगे करें। तबीयत खराब, कोई बात नहीं। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, the weight increases by 60%. How much weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A? यानी A और B दो ब्लॉक हैं, ठीक है। क्या किया जा रहा है, जब A ब्लॉक का वेट जो भी है उसके ऊपर अगर बी को रख दिया जाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, टोटल वेट जो है वो पहले जो ए का जो था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, और वो 60% इंक्रीज हो रहा है। अब जब दोबारा से उसको हटा दिया जाएगा तो टोटल वेट का कितना परसेंट कम होगा, ये बताना आपको। कीजिए ट्राई इसको। यही आएगा आई थिंक। करिए सो, देखो ध्यान दीजिए, A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, then the weight increases by 60%. अब देखिए ये ब्लॉक A है, ठीक है। अब इस पे अगर हम B ब्लॉक को रखते हैं तो ये कह रहा है कि ये जो वेट है वो 60% बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये है कि पहले A ब्लॉक था, ठीक है, इसको वेट किया गया, इसको वेट किया गया, ठीक है। अब जब इसके ऊपर बी को रखा जाएगा तब वेट इंक्रीज हो रहा है, 60% इंक्रीज हो रहा है। तो हम बताओ, अगर मान लिया मैं ये कहूं कि इसे हमें कंसीडर करना है, इसे हमें एज्यूम करना है, कितना एज्यूम करें इसका वेट, 100 एज्यूम कर लेते हैं, ताकि 100 पे 60% का इंक्रीमेंट होने का मतलब है 100 पे 60 kg इंक्रीज हो गया, मतलब 160 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे मान लिया हमने इसका जो वेट है वो 100 kg है,
ठीक है, स्टार्टिंग में ए का वेट 100 kg है। अब जब इसके ऊपर बी को रखा गया, ठीक है, तो ये टोटल वेट जो है, पहले टोटल वेट क्या था 100 kg, और ये टोटल वेट जो है वो 60% इंक्रीज हो गया। 60%, तो 60% किसका होगा, 100 का ही होगा ना कैलकुलेट, क्योंकि बेस हमारा 100 है, तो 60% यानी 60 kg 100 हो इंक्रीज हो गया 60 kg। तो अब कितना बन गया 160 kg। तो कहने का मतलब ये है कि बी का वेट कितना था 60 kg था। ठीक है, अब इस टाइम टोटल वेट कितना है बताइए 160 kg है। अब जब हम बी को यहां से हटाएंगे तो जो 160 kg है वो दोबारा से डिक्रीज होगा। अब मुझे बताओ जब 160 kg पे कितना डिक्रीज होगा 60 kg डिक्रीज होगा। ठीक है, और ये 100 kg हो जाएगा। तो ये जो चेंज आया है 60 kg का, वो जो डिक्रीमेंट आया वो किस पे आया है 160 पे आया ना, क्योंकि पहले टोटल वेट 160 था, उसको हमने डिक्रीज किया ना 60 से। तो बेस कौन बनेगा यहां पे 160 बनेगा। तो 160 kg पे कितने का डिक्रीमेंट हुआ है 60 kg का डिक्रीमेंट हो, कितना परसेंट, ये मल्टीप्लाई बाय 100 करके कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, सो जैसे ये 20 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, 300 को 8 से डिवाइड किया जाएगा तो ये 37.5% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो आपका आंसर आएगा हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट। सो 37.5% वेट विल रिड्यूस। आ गया समझ में, क्लियर हुआ आपको। बस आपको यही देखना है कि स्टार्टिंग में जो 60% इंक्रीज हो रहा था ना, वो बेस तब क्या था 100 था, तो 100 पे 60% इंक्रीज हो रहा था। जब उसको दोबारा से डिक्रीज किया गया 60 kg को, तो उस केस में वो 160 का डिक्रीमेंट हुआ है 60 kg, तो वहां पे बेस हमारा क्या बनेगा 160 kg बनेगा। ठीक है, तो 160 kg पर 60 kg का डिक्रीमेंट जो हुआ उसका परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई भी बेस वैल्यू में या कंपैरिजन करने में, परसेंटेज कैलकुलेट करने में कोई भी डाउट हो, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रही है चीजें। चलिए ये बताइए फिर, समझ में आ रही है तो सबका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, रोहित invested 20% more than Mohit. Mohit invested 10% less than Tarun. If total investment is 17,880 rupees, then how much amount did Tarun invest? आप रेशियो से भी कर सकते हैं इसको, यानी कि इनकम एज्यूम करेंगे, उसके बाद सबकी इनकम आ जाएगी, उसका रेशियो निकाल के भी आप डिवाइड कर सकते हो कि किसी ने कितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, देखते हैं और किसी का कोई आंसर आया।
हाँ जी, ओके, लेट्स सी। देखिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे सभी। रोहित इन्वेस्टेड 20% मोर देन मोहित। रोहित, मोहित एंड तरुण, देर आर 3 पर्सन। रोहित इन्वेस्टेड 20% मोर देन मोहित, ठीक है, मीन्स रोहित की इन्वेस्टमेंट मोहित की इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड कर रही है। मोहित इन्वेस्टेड 10% लेस देन तरुण, तो मोहित इन्वेस्टेड 10% लेस देन तरुण, तो मोहित की इन्वेस्टमेंट तरुण पे डिपेंड कर रही है। सो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, तरुण की इन्वेस्टमेंट मीन्स 100। अब मोहित इन्वेस्टेड 10% लेस देन तरुण, मोहित कितना इन्वेस्ट करेगा फिर, 90 करेगा ना, 10% लेस देन तरुण, ठीक है। नेक्स्ट, रोहित इन्वेस्टेड 20% मोर देन मोहित, मोहित से 20% ज्यादा अर्न कर रहा है रोहित, सॉरी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो इसका 20% कितना आएगा, 10% 9, 20% डबल कर दीजिए 18, 18 मोर इन्वेस्ट कर रहा है रोहित, यही दिया। सो 18 प्लस करेंगे तो ये 108 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब मेन चीज ये है कि देखो, सबसे पहले तो ये पूछा गया आपसे कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट है तीनों की, तो तरुण की इन्वेस्टमेंट आपसे पूछी गई है। या तो आप क्या करो, इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लो इस तरीके से, ठीक है। या आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो कि तरुण ने 100 यूनिट इन्वेस्ट किया, ये मोहित है, इसने 90 यूनिट इन्वेस्ट किया और इसने 108 यूनिट इन्वेस्ट किया। सो टोटल तीनों ने कितना इन्वेस्ट किया, 100 प्लस 90 प्लस 108, सो ये कितना हो जाएगा 298। तीनों ने 298 यूनिट इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब ये कर सकते हो कि 298 यूनिट की वैल्यू जो है वो 17,880 हो गई है। सो आप क्या कैलकुलेट करोगे कि 1 यूनिट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको इससे डिवाइड कर दोगे। उसके बाद तरुण की यानी कि 100 यूनिट की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। बाकी आप सिंपली जैसे कि आप इसका रेशियो कैलकुलेट करके कर सकते हो, ठीक है। बताइए, इसको 298 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तरुण की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। बताना क्या आएगा, किस पे कैंसिल आउट हो रही है, 7 पे, अच्छा 6 पे कैंसिल आउट हो रहा है ना। इसको जब 298 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और 60 इंटू 100 करेंगे तो ये 6000 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। मतलब देखो, तीनों की जो इन्वेस्टमेंट है टोटल क्या थी, 298 यूनिट है। सो 298 यूनिट की वैल्यू जो है 17,880 रुपीज है। सो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर डिवाइड बाई कर देंगे 298 इसको। सो 1 यूनिट कोरस्पॉन्ड टू 60 रुपीज, सो 100 यूनिट कोरस्पॉन्ड टू 6,000 रुपीज, ठीक है। आप रेशियो भी इसको कैंसिल आउट करके रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा भी करना चाहो। क्लियर, नेक्स्ट चलिए अभी बात करते हैं। देखिए, रिलेशन बिटवीन रेशियो एंड परसेंटेज, जैसे मैंने बताया आपको कि परसेंटेज जो है वो एक तरह से कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं, तो रेशियो भी वही चीज है। रेशियो को भी हम कंपैरिजन, डेटा कोई भी वैल्यूज जो है, दो वैल्यूज, दो से ज्यादा वैल्यूज का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो रेशियो के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा इनमें, जैसे कि अगर हम बात करें 20% की, तो 20% का मतलब क्या है, 20 आउट ऑफ 100, तो इसको लिखते कैसे हैं, 20/100। और ये क्या है, एक तरह से रेशियो ही तो है ये, ठीक है। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/5। हमें क्या मिलेगा, 1/5, ये एक तरह से रेशियो मिलेगा, ठीक है। इसको लिखने का तरीका अलग हो सकता है, 1:5 भी लिख सकते हैं हम इसको, बट यहाँ पे हम ये 1:5 नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से यही एक हमारा रेशियो है, इसको आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या आपका फ्रैक्शन है, और ये क्या है, परसेंटेज है, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक है, कहने का मतलब ये है कि 20% और 1/5 जो है, इसका दोनों का मतलब एक ही है। अब जैसे कि अगर मैं कहूं फाइंड आउट 20% ऑफ 800, या मैं कहूं 1/5 ऑफ 800, वैल्यू तो सेम आएगी ना, चाहे आप
800 का 20% कैलकुलेट कर दो, इसका 10% आएगा कितना 80, 20% आ जाएगा 160, है ना। या फिर आप क्या करोगे, अगर 1/5 कैलकुलेट करोगे इसका 800 का, तो ये कितना आ जाएगा 160, ये आ जाएगा। तो बात एक ही है, मतलब अगर आपसे किसी ने कहा कि 20% कैलकुलेट करो या 1/5 या 1/5 कैलकुलेट करो किसी वैल्यू का, तो वो एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी मैं जो बताने वाला हूँ आपको, मैं ये कन्वर्जन ही बताने वाला हूँ और आपको याद भी हो जाएंगे ये कि 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है। या फिर अगर आपको ये इसका रिवर्स भी आपको याद होना चाहिए कि 1/5 मीन्स 20%, ठीक है। 25% मीन्स, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपको कि 1/4 होता है, ठीक है। सो 1/4 मीन्स 25%, ठीक है। क्या हो कि आपको अगर ये डायरेक्ट वैसे ही आपको याद हो जाए सारे के सारे फ्रैक्शन, जो बहुत सारे फ्रैक्शन है वो अगर इजीली आपको याद हो जाए तो आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। यूज क्या कर सकते हो, मतलब इनका ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं कि आपको ये फ्रैक्शन याद करने हैं, क्योंकि है ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर फ्रैक्शन का यूज करना जान गए ना आप, तो आप क्वेश्चन को है ना बगैर लिखे भी आप कर सकते हो, मतलब आपको कॉपी पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, वर्बली आप आंसर दे सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस के। और आपने देखा होगा आपके पेपर में आपको जो रफ वर्क करने के लिए जो स्पेस मिलता है वो वैसे ही कम होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्पेस यूज करोगे आपके लिए पेपर की भी दिक्कत आएगी, और दूसरी बात ये कि जितना आप लिखने में विश्वास करोगे ना, तो उतनी ही आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, मतलब कहने का मतलब एरर होने के चांसेस रहते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट होता है वहां पे। अगर आप चीजों को वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो ना इजिली, तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है। जितना हम लिखने में टाइम वेस्ट करते हैं उससे मतलब ये है कि टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो मैं अभी जो परसेंटेज के कुछ काफी सारे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, आगे प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्वेश्चन करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, जहां पे भी हम परसेंटेज यूज करेंगे ना, वहां पे हम ये सब चीजें यूज करने वाले हैं फ्रैक्शंस को। और इन फ्रैक्शंस को यूज कैसे करना है, याद कैसे करना, वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हम इनको फ्रैक्शंस को याद ही कर लेते हैं कि इनके फ्रैक्शंस अलग अलग क्या होते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक आंसर निकाला था 37.5%, याद है आपको, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 37.5%। और यहां पे कुछ ऐसा था वो 60/160, वो जो ब्लॉक वाले क्वेश्चन थे, ब्लॉक वाला क्वेश्चन, उसमें ये निकाला था। तो आपने देखा होगा जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया था कि 3/8 किया था, ठीक है, और मैंने लिख दिया कि 37.5%। मतलब ये जो 3/8 है ना, इसका फ्रैक्शन जो होता है वो परसेंटेज होता है वो 37.5% होता है। आपको अगर ये चीज याद होती तो आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि 3 × 100, 300 को फिर 8 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और मैं आपको याद करवा दूंगा, घबराना मत, ये चीज मैं आपको सारी याद करवा दूंगा। आपको ये भी याद होगा कि 1/8 का परसेंटेज क्या होगा, 3/8 का परसेंटेज क्या होगा, 7/8 का परसेंटेज क्या होगा, ये सब याद हो जाएंगे आपको। तो आपके लिए क्या है, टाइम सेविंग होगा ये चीजें, कि अगर आपको 3/8 आ गया तो डायरेक्ट आप 37.5% लिख सकते हो, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए करें शुरू फिर, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको जो बेसिक फ्रैक्शन है ना वो थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, हो सकता है आपने पहले याद किए भी होंगे, थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा, जैसे नॉर्मली जो फ्रैक्शन होते हैं। तो अभी मैं जो आपको लर्न करवाने वाला हूं ये फ्रैक्शन, मैं आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज बताने वाला हूं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। कहने का मतलब ये है कि 1/5 का आपको ये पता होना चाहिए कि 20% होता है, ठीक है। इनका रिवर्स आपको वैसे याद हो जाएगा अपने आप की 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है, ठीक है। बस आपको एक बार लिखना इसी तरीके से लिखना है, इसलिए फ्रैक्शन टू परसेंटेज इसलिए करवा रहा हूं, यहां पे एक सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है। रैंडमली नहीं, हम सीक्वेंस वाइज याद करेंगे इनको, एक सीरीज वाइज याद करेंगे। जैसे सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%, ये सबको पता है। 1/2 मतलब 50%, 50-50 मतलब आधा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब 1/2 अगर 50% है तो मुझे ये बताओ 1 का परसेंट क्या होगा, 1 का। अब हाफ है, हाफ का परसेंटेज 50% है, तो 1 क्या है, कंप्लीट है, मतलब 100%, ठीक है। 2 का परसेंटेज क्या होगा फिर 200%, 3 का 300%, 5 का 500%। हम यहां पे फ्रैक्शन को, यानी कि अगर मान लिया ये कहा जाए कि 2 जो है वो 1 का कितना परसेंट है, तो इट मीन्स 200% है, ठीक है। 1 का क्यों कह रहा हूं कि बेस हमारा 100% ले रहे हैं, तो बेस हमारा यहां पे फ्रैक्शन के केस में बेस जो होगा वो हमारा 1 होगा,
और जब परसेंटेज की बात आएगी तो बेस जो होगा वो हमारा 100 होता है। ये चीज समझ रहे हो ना आप। परसेंटेज में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो हमारी 100 होती है, लेकिन जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो वहां पे जो हमारा बेस होता है वो 1 होता है। सो 1 का परसेंटेज मीन्स 100%। तो जो ये 1/2 है ये 1 का हाफ है, ठीक है। ये जो 2 है ये 1 का डबल है, ट्वाइस है। तो यानी कि 100 का ट्वाइस 200% हो जाएगा। 1 का 5 टाइम्स है तो इट मीन्स 100% का भी 5 टाइम्स 500% हो जाएगा। ये चीज क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 1/3। अब 1/3 का तो आपको पता ही है क्या होगा परसेंटेज, 33 एंड 1/3%, सिंपल सी बात है। ये बेसिक जो है ना वो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे 10 या 15 तक। बाकी आपको मैं बता दूंगा कि कैसे याद करना है। इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 33.33%। आपको डेसिमल में भी और फ्रैक्शन में भी दोनों में पता होना चाहिए, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन भी पता होना चाहिए आपको और डेसिमल में भी पता होना चाहिए ये चीजें, ठीक है। 1/4 का बताओ क्या होगा, 25%। 1/4 मतलब फोर्थ पार्ट, 100 का फोर्थ पार्ट क्या होगा, 25 ही तो होगा ना, 25%। 1/5 20%, यानी 100 का 25th पार्ट कर दो, 20% होगा। या आप इनको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे 1/4 है, इसका परसेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 करते हैं। यही करते हैं ना, जैसे कि 20% का फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड बाई 100 करेंगे, तभी तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। बात क्लियर हुई यहां तक। चलिए उसके बाद 1/6, 16 एंड 2/3% या 16.66%, ठीक है। 1/7 इसका होता है 14 एंड 2/7%, ठीक है। और इसको डेसिमल में लिखेंगे 14.2857%। ये 4 डिजिट में क्यों लिख रहा हूं मैं, इसका रीजन बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। एक बार इसको लिख लो, 14.2857%, ठीक है। स्टार्टिंग के ये 10 एक है जो मतलब आपको याद करने की जरूरत पड़ सकती, 10 भी नहीं होंगे लगभग, तो पता ही होगा, जैसे स्टार्टिंग वालों को तो पता ही होगा, 2-4 याद करने। जैसे 1/7 का याद रखना आपको, क्योंकि 1/7 का हो सकता है आपने पहले ना पढ़ा हो कभी या याद नहीं हो आपके, ठीक है। 1/6 का याद करो, 1/5, 1/4, 1/3 ये तो सबको पता ही होते हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है। चलिए लिख लिया ये, क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट 1/8। 1/8 का क्या बनेगा आपका, 12.5% या फिर 12.5%, ठीक है। 1/8। 1/9, 11 एंड 1/9% और 11.11%, ये 1111 रिपीट होगा आगे, ठीक है, क्लियर ना। 11.1111 रिपीट होता जाएगा, आप करके देख सकते हो। यानी कि 1/9 का मतलब ये है कि 1/9 को अगर हम 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे ना तो 11.111111 चलता जाएगा ये, ठीक है, रिकरिंग नंबर होगा ये। चलिए उसके बाद 1/10 का तो सबको ही पता है, 10%, ठीक है। 1/11 का क्या हो जाएगा, देखो 1/9 और 1/11 का एक जैसे हैं, मतलब 1/9 में यहाँ पे 11 आता है, 11 एंड 1/9 होता है, और 1/11 में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 एंड 1/11%। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9.0909 रिपीट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 11 11 रिपीट हो रहा है, वहां पे 090909 रिपीट होगा, ठीक है। वन बाई 12, 8 एंड 1/3% और 8.33%। एक बात ध्यान रखना, जहां पे 1/3 आ जाए ना यहाँ पे फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में, तो इट मींस डेसिमल के बाद 333 रिपीट होगा। और अगर 2/3 आ जाए ना, जैसे कि कहां पे आया था, ये रहा 2/3, तो वहां पे 666 रिपीट होगा। यानी 1/3 का मतलब क्या होता है, डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद 33 रिपीट होना, ठीक है। और 2/3 मतलब डेसिमल के बाद 66 रिपीट होना, ठीक है, ये चीज क्लियर। चलिए उसके बाद 1/13,
ये 1/13 1/14 ज्यादा याद मतलब चाहे ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम यूज होते नहीं है। बस आपको मेन ये है कि 1/11 तक ये फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए, ये तो याद हो ही जाएंगे ना, ठीक है। इनके ही मैं मल्टीपल्स बताऊंगा आगे कि इनके मल्टीपल्स क्या होंगे और मल्टीपल कैसे याद रखने आपको, ठीक है। बट मैं ये एक दो लिख देता हूं ताकि बाई चांस अगर आ जाए कहीं पे तो ध्यान हो आपके, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 7 and 9/13%, और ये बन जाएगा 7.69% समथिंग कुछ ऐसा। 1/14, तो 1/14 क्या होगा 7 and 2/14, सॉरी 1/7 बन जाएगा 2/14 का 1/7%, ठीक है। डेसिमल में लिखेंगे इसको 7.14%, ठीक है। 1/15 6 and 2/3%, या डेसिमल में लिखोगे इसको 6.66%, ठीक है। उसके बाद 1/20 तो पता ही होगा, जैसे कि 1/5 का परसेंटेज क्या होता है 20% होता है, तो 1/20 का 5% बन जाएगा, ठीक है। एक बार लिख लो इसको। 1/20 मतलब 5%, 1/25 मतलब 4%, ठीक है। इसी तरह से 1/50 मीन्स 2%, 1/100 मीन्स 1%। मेन आपको यही है कि 1/11 तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी अगर ये याद करना चाहो तो कर लेना, बाई चांस आ सकते हैं वो अलग बात है, बट बहुत कम यूज होते हैं, ये ज्यादा यूज नहीं होते। और ये तो आपको पता है जब 1/5 जो होता है 20% होता है, 1/25% हो जाएगा। 1/4 जो है वो 25% होता है, तो 1/25 4% हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 1/2 जो है 50% होता है, तो 1/50 2% हो जाएगा, सिंपल। 1 जो है आपका 100% होता है, 1/100 1% हो जाएगा, ठीक है। अब मेन जो है ना इंपॉर्टेंट है इनके मल्टीपल्स। मल्टीपल्स आपको याद नहीं करने, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। बस 3-4 बार अगर आप जिस तरीके से मैं इनको बना के दिखाऊंगा ना आपको, इस तरह से 3-4 बार अगर आप बना के देख लोगे ना इनको, तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है इनको, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। ये लिख लिया ना सबको, सबने देखो। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं यहां पे जो अभी मैं मल्टीपल्स लिखूंगा ना, मल्टीपल का मतलब क्या होता है पता है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि 5 के मल्टीपल क्या होंगे 10 15 20 25, ये क्या है इसके मल्टीपल्स है ना। तो मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से 5 से 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो मल्टीपल्स बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो फ्रैक्शन के भी तो मल्टीपल हो सकते हैं ना, फ्रैक्शन भी तो एक नंबर है, और नंबर के भी मल्टीपल हो सकते हैं, किसी भी नंबर के मल्टीपल हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो 1 के मल्टीपल क्या, देखो 1 100% होता है, तो इसका 2 मल्टीपल ट्वाइस जो हो जाएगा 2 का 200%, 3 का 300%, 4 का 400%, ये चीज तो हम वैसे भी बता चुका हूं मैं आपको। उसके बाद जो है जैसे कि अगर मैं बात करूं 1/2, ठीक है। अभी हम जो मल्टीपल कर रहे हैं वो लेस देन 1 वाले ही कर रहे हैं, मतलब 1 से बड़ा नहीं लेंगे अभी मल्टीपल, ठीक है। जैसे इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1 बन जाएगा, लेकिन हमें लेस देन 1 वाले लेने, तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम, छोड़ो। अब आ जाओ 1/3 पे। देखो 1/3 का परसेंटेज क्या था बताओ मुझे, 33 and 1/3%, ठीक है। और डेसिमल में क्या था 33.33%। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 33 and 1/3, यहां पे 2 वैल्यू है आपकी, ये इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड का मतलब हमें इसमें इंटीजर भी मिल रहा है यानी कि कंप्लीट नंबर मिल रहा है, और फ्रैक्शन भी मिल रहा है, दोनों को मिक्स कर रखा है। ये यहाँ पे 2 वैल्यू 2 नंबर है, एक तो है 33 और एक है ये फ्रैक्शन 1/3। तो इन दोनों के बीच में साइन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 33 एंड 1/3%, या 33 एंड 1/3 लिखा मैंने, तो ये 2 नंबर है, इनके बीच में यहाँ पे साइन क्या है, सबको पता है ना ये चीज, तो प्लस होता है, कभी मल्टीप्लाई मत समझ लेना, ठीक है। तो अगर मान लिया मल्टीप्लाई होता तो इट मीन्स ये कैंसिल आउट होकर ये तो 11 बन जाता, बट 11 थोड़ी ना, ये तो 33 एंड 1/3 है। ये हमेशा प्लस होता है कि अगर मतलब यहाँ पे जैसे ऐसे लिखा है ना हमने, हाँ 1 and half, 1 and half का मतलब क्या होता है 1 + ½
ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होता ये कभी भी, तो इसीलिए हम इसको 1.5 बोलते हैं, ना कि 1/2, ऐसा नहीं बोलते। तो ये 33 एंड 1/3 है, ठीक है। सो अब जब भी इसके मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल लिखेंगे, तो जिस नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, ट्वाइस इसका 2/3। अब मुझे एक बात बताओ, इसका परसेंटेज ये है और ये इसका क्या है, ट्वाइस है, तो इसका परसेंटेज भी ट्वाइस हो जाएगा ना। अब ट्वाइस बताओ, देखो 33 + 1/3 है, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो क्या बनेगा 66, और इसका भी ट्वाइस हो जाएगा 2/3%। तो आपको पता है 66 डेसिमल के बाद क्या आएगा 66 आएगा। जैसे 1/3 मैंने बताया था 3 रिपीट होगा, तो ये 6 रिपीट होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर ये चीज, ठीक है, इजी है ये चीज, आसानी से कर लोगे। आगे जो आएगा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टाइम्स करेंगे इसका। जब इसको 3 टाइम्स करेंगे ना, यानी कि 1/3 को 3 टाइम्स करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना 3/3। तो जहां पे कैंसिल होगा ना वो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ये बात ध्यान रखना, जितने भी मैं मल्टीपल लिखवाता जाऊंगा ना, जब हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करके कुछ कैंसिल हो रहा है वहां पे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बन रही है, तो इट मींस वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके होंगे, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे 3 को 3 से कैंसिल करके 1 बन रहा है, तो 1 का परसेंटेज तो हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 1 से बड़ा फ्रैक्शन हमने नहीं पढ़ना। आगे ये नहीं करना कि 4/3 कर दो इसको, ठीक है, ऐसा नहीं करना। आगे बड़े जो फ्रैक्शन है उनका बताऊंगा मैं कि क्या कैसे डील करना है। तो मतलब ये कि जो मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल में 1/3 का एक ही मल्टीपल आपको ध्यान में रखना है, जो कि है 2/3। और 2/3 का परसेंटेज क्या होता है 66 एंड 2/3% या 66.66% ये होता है, ठीक है। सो आपको ये भी याद रह जाएगा कि अगर कहीं पे आपको लिखा आ जाए कि 66 एंड 2/3%, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो ना कि ये 2/3 होगा इसका फ्रैक्शन, ये चीज यूज कर सकते हो ना, तो आपको याद हो जाएंगे। ये ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा जिस तरीके से मैं बना के दिखा रहा हूं आपको मल्टीप्लाई करके, 2-4 बार अगर ऐसा बना के देख लोगे तो ये इजिली आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है 1/4। अब बताओ 1/4 का परसेंटेज क्या होता है 25%, ठीक है। अब जैसे मैं इसको क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई यानी 2/4 करूंगा, तो ये बताओ मुझे, देखो 2/4 जो है वो कैंसिल हो रहा है, क्या बन रहा है 1/2। तो 1/2 का तो हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, 50% होता है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जो भी कैंसिल होगा वो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे हम, ठीक है। 1/4 तो आगे क्या करेंगे 3/4। 3/4 मतलब इसका 3 टाइम्स है, तो इसका 3 टाइम्स कितना होगा 75%। तो 75% का फ्रैक्शन क्या होगा 3/4 होगा, ये याद रह जाएगा आपको, है ना, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट 4/4 करेंगे, वो कैंसिल होके 1 बन जाएगा, और 1 से आगे बढ़ना नहीं है हमें, ठीक है। चलिए इसका एक ही फ्रैक्शन याद रखना आपको, जो कि 3/4। 1/4 क्या होता है 25%, तो 3/4 क्या हो जाएगा 75%, या यूं कह लीजिए 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा, तो 75% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 3/4 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट 1/5 परसेंटेज क्या होता है 25%, तो 2/5 क्या बन जाएगा 40%, डबल कर दीजिए। 3/5 60%, 4/5 80%, बस मल्टीप्लाई तो करना है, सिंपल सा है, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन जो होता है 1/5 होता है, फिर 40% का 2/5 हो जाएगा, 60% का 3/5 हो जाएगा, एंड 80% कॉरेस्पॉन्ड टू 4/5, ठीक है, हो जाएंगे याद। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट है 1/6। 1/6 परसेंटेज क्या था 16 एंड 2/3%, और 16.66%, यही था ना। अब देखो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/6 कैंसिल हो रहा है ना, क्या बनेगा 2/6 1/3, और 1/3 का परसेंटेज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है। आगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3/6 कैंसिल हो रहा है 1/2 बन रहा है, वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है। 4/6 ये भी कैंसिल हो रहा है, 2/3 बन रहा है, अभी 2/3 हमने पढ़ा, जब 1/3 का परसेंटेज था उसका ट्वाइस जो हमने किया था 2/3 था। बस इसका एक ही फ्रैक्शन याद रखना, वो है आपका 5/6, है ना। आगे 6/6 1 बन जाएगा, आगे हमने पढ़ना नहीं, सिर्फ ये 5/6।
5/6 का मतलब इसका 5 टाइम्स। अब बताओ 5 टाइम्स कैसे करेंगे। देखो 16 एंड 2/3 का अगर हम 5 टाइम्स करते हैं तो ये क्या बनेगा, मतलब ये कि 16 5 जा 80 एंड 2 इंटू 5 10/3। क्या ऐसा लिखना सही है? ये क्यों नहीं है सही? क्योंकि यहां पे जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो नोमिनेटर जो है वो हमेशा लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 80 प्लस 10/3, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 80 और 10/3 को लिखेंगे हम क्या, 3 एंड 1/3। तो इट मीन ये 3 जो है इधर ऐड हो जाएगा इसमें 80 में। सो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, बिल्कुल 83 एंड 1/3%। और डेसिमल में क्या हो जाएगा ये 33%। सिंपल। ठीक है, सो 1/6 का एक ही फ्रैक्शन है जो हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है, जो कि है आपका 5/6। मीन्स आपको पता होना चाहिए, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी 83.33% आ जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए उसी टाइम कि हाँ इसका फ्रैक्शन 5/6 होता है। ठीक है, मोस्टली आपको यही ऐसे रिवर्स में ही याद ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा, ऐसा परसेंटेज यूज होगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसका यूज करना पड़ेगा। यूज हम करेंगे कि कैसे उनका यूज करना है, किस तरह से क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं फ्रैक्शन से। ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे आगे। चलिए ये हो गया ना। लिख लिया सबने? चलो अब इंपॉर्टेंट है 1/7 का, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से पढ़ना, बट आसानी से याद हो जाएगा, इजी मेथड है इसका। देखो सबसे पहले तो 1/7 फ्रैक्शन क्या था इसका, 14 एंड 2/7% था ना। उसके बाद डेसिमल में मैंने लिखा था 14.2857%। ठीक है, एक बार डेसिमल को अलग से करेंगे हम, फ्रैक्शन को देखिए। फ्रैक्शन को तो आप इजीली कर सकते हो, जैसे अभी हमने 5/6 का किया था, तो मतलब 2/7 मीन्स 2/7 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस। 14 का डबल क्या हो जाएगा 28, और ये 4/7 हो जाएगा। ठीक है, 3/7, 14 3 जा 42, और 3 इंटू 2 6/7%। ठीक है, नेक्स्ट 4/7, बिल्कुल। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4 इंटू 14 56 होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहां पे करेंगे तो 2 इंटू 4 8/7 हो जाएगा, बट ये 8/7 सही नहीं है। तो जब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 1/7 बनेगा, और 1 इधर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 57 एंड 1/7। समझ में आ गया ये चीज सबको? ठीक है ना, देखो 56 एंड 8/7 था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 56 प्लस 8/7 को 1 एंड 1/7 लिख सकते हैं, और ये 1 इधर ऐड हो जाएगा, तो 57 एंड 1/7% बन जाएगा ये। ठीक है, फाइव बाई 7 बताइए, 14 5 जा 70। ठीक है, 70 एंड 10/7 बनेगा ये। ठीक है, जब इसको 10 को 7 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 एंड 3/7 आएगा ये, और 1 इधर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 71 एंड 3/7। ठीक है, क्लियर। लास्ट है आपका 6/7। 6 टाइम्स कहीं कीजिए इसको, 14 6 जा क्या हो जाएगा 85 एंड 5/7 बन जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 14 6 जा 84 होगा, और उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 12/7, तो 12/7 को हम क्या लिखेंगे 1 एंड 7 5/7, तो 1 इधर ऐड हो जाएगा 84 में, तो 85 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये है। अब देखो ये 1/7 के फ्रैक्शंस हैं। अब फ्रैक्शंस को तो आप इजीली कर सकते हो कि ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, बट आपको है ना ये बना के देखने पड़ेंगे, 2-4 बार बना के देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब इसको याद कैसे करना है, देखो ध्यान से देखना। अगर ऐसा आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा परसेंटेज दिया हो तो आपको कैसे दिमाग में लेके आना है इसको कि क्या फ्रैक्शन बनेगा। जैसे मान लिया ये दे रखा आपको, ठीक है, आप यहां पे देखिए सबके डिवाइड में 7 है, 7 7 7 7 7। ठीक है, तो इसका मीन्स ये तो मतलब हो गया कि ये 1/7 का ही कोई मल्टीपल होगा।
7 को देखते ही आपके दिमाग में ये तो आ ही जाएगा कि 7 का ही कोई मल्टीपल होगा। दूसरी बात आपको ये देखनी है, यहां पे नंबर देखना आपने, ये नंबर कितना है 57 है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पे 14 का लगभग कितना टाइम सही है। 14 4 जा 56, यानी कि 56 के आसपास है ना, ये 4 टाइम्स, लगभग 4 टाइम्स है ना ये, तो इट मींस 4/7 आएगा। ठीक है, जैसे मान लिया आपको 28 एंड 4/7 गिवन है, तो आपको क्या देखो 7 को देखते ही ये तो चीज पता चल जाएगी कि 1/7 का कोई मल्टीपल है। ठीक है, अब कितना मल्टीपल है तो ये देखना कि 14 का कितना टाइम्स है, ये लगभग 2 टाइम्स है, तो यानी कि 2/7 बनेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना, याद करना, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसी कोई परसेंटेज दी जाएगी तो ये आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आप अगर 2-4 बार इनको बना के देखोगे तो दिमाग में चढ़ जाएगी ये चीजें कि हाँ ये यहाँ पे इतना मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे इतना मल्टीपल हो रहा है, तो हाँ ये इसका फ्रैक्शन ये बनेगा। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा, अगर डेसिमल की बात करें, चलो ठीक है, डेसिमल में अगर हम देखें तो डेसिमल को कैसे याद करेंगे, अगर आपके फ्रैक्शन परसेंटेज जो है वो डेसिमल में दिया हो क्वेश्चन में, तो वो कैसे दिमाग में आएगा कि हमारे क्या आना चाहिए इसका। अब देखो, इसके लिए मैं एक बात बताता हूं आपको, जो ये नंबर है ना 142857, ये नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इस नंबर को 1 से 6 तक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर इन्हीं डिजिट में आएगा, यानी 142857 यही डिजिट आएंगे आपके, करके देख सकते हो आप मल्टीप्लाई 1 से लेकर 6 तक। और जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब ये जो सीक्वेंस है ना ये यही रहेगी। मतलब ये हो सकता है कि ये मतलब शुरुआत कहीं और से हो सकती है, जैसे अगर मान लिया मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये यहां से शुरू हो जाएगा, 28571 ये आएगा अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 4 से शुरू हो जाएगा, 42851 करके देख सकते हो आप। ठीक है, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 14 4 जा गया तो 56, तो यानी कि 5 से शुरू हो जाएगा, ये 571428 ये नंबर आएगा। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 14 5 जा क्या होता है 70, तो 7 से शुरू हो जाएगा, ये रहा 7, तो 7 से शुरू हो जाएगा, सीक्वेंस वही रहेगी 1428 14285। ठीक है, सेम इसी तरह से जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 14 6 जा 83, तो 8 से शुरू होगा, ये 8 से देखो 857142, तो आपको बस ये नंबर जो है ना 6 डिजिट का नंबर है 142857, ये सीक्वेंस याद रखना, ये पैटर्न याद रखना, 142857 142857 142857। ठीक है, अगर ये याद है ना आपको तो ये इसके फ्रैक्शन तो बन ही जाएंगे, परसेंटेज पता ही लग जाएगा। जब भी आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी परसेंटेज दिया होगा तो स्टार्टिंग के 4 डिजिट से आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे अगर मान लिया ये 4 डिजिट दे रखे ऐसे यहाँ पे और आगे परसेंटेज लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि 42857 142857, अगर ये पैटर्न याद है ना आपको तो इजीली आप बता सकते हो हाँ ये कहीं ना कहीं अगर ऐसी उटपटांग सी परसेंटेज दे रखी है ना तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं 7 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, बस यही है कॉम्प्लेक्स थोड़ा, लेकिन अगर ये चीज याद कर लोगे तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लोगे तो ये भी आसान हो जाएगा आपके लिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये भी। ठीक है, अब देखो बताओ मुझे 2/7 का परसेंटेज क्या होगा, यही तो होगा, डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा और ये लास्ट के 2 डिजिट हटा दो बस, क्योंकि 2 डिजिट तक ही रखेंगे हम। ठीक है, 4 डिजिट लिखने, 4 डिजिट इसमें स्टार्टिंग वाले में सिर्फ ये नंबर याद करने के लिए मैंने लिखा था और कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42.85%, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इसका 57.14%, है ना। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा यानी 71.42%, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 85.71%। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ना डेसिमल वाला भी। तो इसको 2-3 बार बना के देख लेना, इसी तरीके से कैलकुलेट कर करके देख लेना, ये अपने आप याद हो जाएंगे आपको ये चीजें। ठीक है, हाँ वही सेम चीज है, मतलब आगे क्या होगा बस ये है कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि दिमाग में ये होना चाहिए 14 के मल्टीपल लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना 14 का मल्टीपल, फिर उसके बाद ये 57 क्यों बना ये रीजन आपको पता है, 56 होना चाहिए था लेकिन इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 70 होना चाहिए तो एक एक्स्ट्रा क्यों हुआ ये रीजन आपको पता है, तो उस वजह से आपको ये पैटर्न यहीं से मिल जाएगा 14285 फिर आगे 71 फिर
सेम आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। पैटर्न वही मिल जाएगा, वही है नंबर। बस नंबर की ये है कि मतलब ये नंबर जब भी मल्टीप्लाई होगा 1 से लेकर 6 तक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इन्हीं डिजिट में नंबर रिजल्ट देगा हमें, और यही पैटर्न रहेगा, बस स्टार्टिंग कहीं और से हो सकती है, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये थोड़ा सा पैटर्न याद रहेगा तो आपको दिमाग में रहेगा कि ये परसेंटेज क्या हो सकती है, किसकी हो सकती है। जब भी आपको इस तरह की परसेंटेज मिल गई ना कहीं पे, तो आपका दिमाग यहीं पे जाएगा कि ये इस तरह की परसेंटेज और किसी फ्रैक्शन में तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स सी थोड़ी सी, तो वो कहीं ना कहीं ये 1/7 का ही होगा। तो ये दिमाग में आती, फिर वो पैटर्न दिमाग में आएगा आपके कि हाँ वो पैटर्न क्या था, वो 6 डिजिट का पैटर्न क्या था, वो पैटर्न दिमाग में आ गया तो इट मीन्स आप कर लोगे इजीली, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट करें। देखो 1/8 का परसेंटेज क्या था, 12.5% या 12.5%। अब इसको कैसे याद करना है आपने, देखो इसको भी मैं बिल्कुल इजी तरीके से बता देता हूं आपको। जैसे ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पे 1 से लेकर 100 तक का ये नंबर लिख दिए, ठीक है। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो क्या आएगा, 50 आएगा, हाफ कर दिया। अब ये 50-50 का भी अगर मैं हाफ हाफ और कर दूं तो क्या मिलेगा हमें, 25, और यहां पे क्या मिलेगा 75। क्लियर। अब देखो मैंने 100 के कितने पार्ट कर दिए, 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। अब अगर मैं इसके फिर से हाफ हाफ और कर दूं तो टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे, इसके 8 पार्ट हो जाएंगे, और ये 1/8 का मतलब क्या, 8th पार्ट, ठीक है। जब देखो यहां पे मुझे बताओ 1 और 25 का हाफ हो रहा है तो कितना होगा 12.5, ठीक है। 25 और 50 के बीच में हाफ 37.5, और ये भी कर सकते हो कि 25 में 12.5 ऐड कर दो तब भी आ जाएगा 37.5। इसका हाफ करेंगे यानी कि 50 और 75 में 50 में 12.5 ऐड कर दो 62.5 या 62.5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 75 और 100 के बीच में 87.5। क्लियर। और यही इसके फ्रैक्शन है। देखो 1/8 जब 2/8 करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/8 मतलब 1/4 बन जाएगा। देखो ये क्या है आपका 1/8 है, ठीक है। ये क्या है आपका 2/8 है, 2/8 मतलब 1/4, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है 3/8 है, ठीक है। ये क्या है आपका 4/8 है, जो कि 4/8 कैंसिल होके 1/2 बन जाएगा, जो कि 50% होता है, ठीक है। ये क्या आपका 5/8 है, और ये 6/8 करेंगे तो ये देखो 3/4 बन जाएगा। 3/4 मतलब 1/4 का 3 टाइम्स था, 25 का 3 टाइम्स 75%, और ये क्या बन जाएगा 7/8। मतलब हमें जो ओड मल्टीपल्स है ना वो याद रखने हैं, 1/8, 3/8, 5/8 एंड 7/8। इनका परसेंटेज पता चली गया आपको। ये क्या आ जाएगा 37.5%, ये आ जाएगा आपका 62.5%, ये आ जाएगा आपका 87.5%। ये इनको हाफ ऐसे लिए फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 37.5%, 62.5%, 87.5%। ये तो हो ही जाएगा याद मेरे ख्याल से, है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस नंबर लाइन पे देखो थोड़ा सा दिमाग में, क्योंकि है ना चीजों को थोड़ा इमेज बना के अगर याद करेंगे तो वो ज्यादा देर तक याद भी रहती है हमें, और इजीली दिमाग में आ जाती है, वो चीजें क्लिक हो जाती है, ठीक है। तो ये 1/8 के जो मल्टीपल्स थे वो हमें याद रखने, मल्टीपल सिर्फ ओड मल्टीपल्स याद रखने हैं, और ओड मल्टीपल आपको पता चल गया कि कैसे निकाले हैं ये चीज, और इजीली आप बता सकते हो, ठीक है। जब भी आपको इस तरह की कोई परसेंटेज मिल जाए, यानी 62.5% ऐसा मिल जाए, तो आपको पता होगा कि ये देखो 1/8 12.5% था, 3/8 फिर 37 पे आ गया 37.5%, फिर 5/8 62.5%, और फिर 7/8 87.5% हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। चलो अब 2 और रह गया जिनके मल्टीपल मैं बताने वाला हूं, एक तो 1/9 और एक 1/11। वो बहुत ईजी है, दोनों एक जैसे हैं, वो आप इजीली बना सकते हो इनको, ठीक है। इनको लिख लो जल्दी से। बाकी आपको मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ये वाली, इसके अंदर नीचे लिखे हुए भी है फ्रैक्शन, ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो चाहे, ये यहां से देख के लिख लेना, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई ना सबको। अब देखो 1/9 और 1/11 के तो एक साथ लिख लो आप, 1/9 और इधर मैं लिख देता हूँ 1/11। देखो भी बहुत ईजी है, यानी कि 1/9 का क्या है 11 एंड 1/9%, या फिर 11.11%।
यही है ना। 2/9 क्या हो जाएगा, इसका डबल 22 एंड 2/9% और 22.22%। मतलब यहाँ पे 11 की टेबल चल रही है, 11, 22, 33, 44, 55 ये चलेगा, ठीक है। अब आगे 3/9 का मतलब क्या है, 1/3 है ना। और ये क्या होता है 33 एंड 3/9 करने की बजाय 1/3% कर दो, 33.33%। क्लियर हो रही है ना। आगे क्या हो जाएगा 4/9 मतलब 44 एंड 4/9% और 44.44%। सेम इसी तरह से 5/9 लिख लोगे ना, ये 55 एंड 5/9% और 55.55%। आगे ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। 6/9 मतलब 66 एंड 2/3% हो जाएगा वो, ठीक है। 6/9 मतलब 2/3। इसी तरह से 11 का 11 वाले में क्या हो, देखो यहाँ पे 11 की टेबल चल रही है 9 के फ्रैक्शन में 1/9 वाले मल्टीपल में, और 1/11 वाले में 9 की टेबल चलेगी। जैसे कि ये क्या होता है 9 एंड 1/11% या फिर 9.09%, ठीक है। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा 2/11 बन जाएगा 18 एंड 2/11% या 18.18%, ठीक है। 9 की टेबल चलेगी यहाँ पे, ठीक है। सेम 3/11 क्या हो जाएगा 27 एंड 3/11% और 27.27%। 4/11 36 एंड 4/11% एंड 36.36%, ठीक है। ये इस तरह से चलता जाएगा। क्लियर है ना। ये तो लिख लोगे ना सारे, देखो वहां पे 11 की टेबल है, यहाँ पे 9 की टेबल चल रही है बस, ठीक। लास्ट तक लिख लेना इसको 10/11 तक। 10/11 क्या हो जाएगा 90 एंड 10/11% या 90.90%, ठीक है। तो ब्रेक का टाइम हो गया। चलो फिर ये लिख लो, उसके बाद हम इनका यूज पढ़ेंगे कि कैसे यूज करना है, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे, ठीक है।